इसकी कम कर दीजिए और बंद कर, थोड़ी बढ़ा दी। साउंड चेक, साउंड चेक। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून नाम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विवेक न्योपाने है और मेरे साथ हैं आशीष, फ्लूट पे रहेंगे। आज इस स्पेस पे हम जिस मकसद के कारण इकट्ठे हुए हैं, बुद्धा जी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। फैक्चुअल यानी तथ्य चीज़ें तो आपको आपके टीचर बहुत आसानी से बताते रहते हैं और वो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो एक परंपरा चली आ रही थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, आज हम वो आपके बीच लेकर आए हैं। और कहानियों का ऐसा है कि ज़िंदगी की सच्चाई अगर कहानियों के ज़रिए सुना जाए तो और खूबसूरत और सहज हो जाती है। तो वही कोशिश, बुद्धा जी की कुछ कहानियों से इंस्पायर होकर कुछ कहानियाँ लिखी हैं, वही मैसेज, वही बात के साथ उम्मीद है आप तक पहुँचेगी। तो इस सिलसिले में जो पहली कहानी आपके बीच लेकर आ रहे हैं उसका शीर्षक है भटकाका। साल के पेड़ पर बैठा जो आदमी मुझे अभी गुजरता देख जरूर ही आवाज देने वाला है कि ओ फिरंगी बाबू, कहाँ चल दिए इन पहाड़ों में? अरे पैर वैर में मोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो है भटकाका, गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी जो अभी तक गांव में ही है। वरना गांव चाहे उत्तराखंड के हों, हिमाचल या जम्मू, गांव के आंचल से ही हर कोई पढ़ते लिखते ओझल हो जाता है। वैसे ही जैसे मेरे पिता आज से करीबन 30-40 साल पहले हुए थे, तब से हर ही अंदाजन 3-4 साल में एक बार हम लोग वापस गांव आ ही जाते हैं। या जैसा कि माँ कहती है कि मैं उन्हें ले आता हूँ। उनके मुताबिक पापा के रिटायरमेंट के बाद वो लोग वापस आए ना आए, मैं अपनी के बाद यहीं आकर बसूंगा। मैं ये साल के पेड़ के सामने से गुजरा कि झट से भटकाका बोल पड़े कि ओ फिरंगी बाबू, कहाँ चल दिए इन पहाड़ों में? अरे पैर वैर में मोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काका नीचे आए और घास समेटने लगे, पर जैसे ही मैंने उनकी मदद को अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। बोले, तू बड़ा हो गए तो क्या मुझे बूढ़ा कहेगा? अपनी भैंसों के लिए चारा खुद ना उठा सको, इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ मैं। और इतना कहते ही वो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। मेरी नजरें उनके चेहरे पे जम गई। उस बूढ़े चेहरे पर उभर आई हर लकीर में वक्त अपनी गवाही दे रहा था, मानो हर लकीर एक तजर्बा हो। और वो भी तो क्यों नहीं, देखा भी तो बहुत कुछ था ना काका ने। शुरुआती दिनों के गांव से लेकर आज के गांव तक के सफर का चेहरा, यही चेहरा तो है। वही चेहरा जो हर परिवार को गांव से शहर विदा करते हुए एक उदास मुस्कुराहट लिए मुस्कुराया था। वही चेहरा जो हर अपने दोस्तों से झगड़ पड़ता था कि ऐसा क्या है वहां, तरक्की एक दिन यहाँ वापस आएगी। और वही चेहरा जिसने हर परिवार के शहर विदा होते ही गांव की मुख्य सड़क पर बिना किसी को बताए एक पेड़ लगा दिया था। मैं वहां खड़ा बस काका को ठाके मार देख रहा था और मुझे वो देखते देखते ना जाने क्यों जिंदगी का सच सामने खड़ा दिख रहा था। और ये सच देखते हुए मुझे अपनी पहली याद जो काका के साथ थी वो भी याद आ गई। मैं करीबन 6-7 साल का रहा हूँगा जब पापा मुझे पहली बार यहाँ गांव लेकर आए थे। वो मुझे गांव घुमा रहे थे कि वो देख, वो खेत फलाने का है, वो खेत वो उनका, वो तेरे उस चाचा का है। कि तभी एक खेत में मुझे भटकाका दिखाई पड़े, जोर से वैसे ही ठाके मारकर हंसते हुए। उस हंसी में ना जाने कौन सा आकर्षण था कि एक 7 साल का बच्चा अपने पिता का हाथ छुड़वा दौड़ा हुआ जाकर एक अनजान के सामने खड़ा हो गया। वो आकर्षण एक आज भी जाना पहचाना एहसास बनकर मेरे अंदर ही है। उन तमाम एहसासों के साथ जो एक बच्चे को उसके माता पिता के छुअन का, उसके स्पर्श का एहसास होता है। मैं अपने भीतर इन तमाम एहसासों को समेटता हुआ खड़ा बस काका को ठाके मार हंसता देख रहा था और स्तब्ध था। शायद आज मुझे कहीं ना कहीं जीवन का एक सच सामने खड़ा ही दिख रहा था कि दुख, अपार दुख, कोई वजह नहीं मुस्कुराने से डरने की।
ठहाके मारकर हंसने से डरने की। और ये सच देखते हुए ना जाने कहां से और क्यों मेरी आंखें बहने लगी और सब धुंधला हो गया। देखा तो काका थोड़ी आगे चल रहे थे और तभी उन्होंने फिर से आवाज लगाई कि ओ फिरंगी बाबू, अरे शहर ने तुम नौजवानों क्या मुझ बूढ़े से भी कमजोर कर दिया है? कहाँ रह गए पीछे, चलो। और वो फिर से जोर के ठहाके मारकर हंस दिए। मैंने झट से आंखें पूछी तो सामने काका चल रहे थे और दूर उनके आगे दाहिने कांधे से झांकता हुआ अपना गांव दिख रहा था। मानो ऐसा लग रहा हो कि काका ने गांव को अपने कंधे पे उठा रखा है। मैंने तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर ली, एक हंसी के सच की तरह, और उनके पीछे चल दिया। ये थी कहानी भटका का। मेडिटेशन कर रहे थे यानी तब जब बहुत लोग उनके सामने बैठ गए जो उनके शिष्य बनने के लिए, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो जब उन्होंने सबसे पहले आंख खोली तो उन्होंने पता क्या कहा था? चलो खाना खाते हैं, वापस घर चलते हैं। कुछ नहीं है सन्यास। जिस मकसद से वो निकले थे कि मेरे को ज़िंदगी का सच ढूंढना है, जब ढूंढा तो सबसे पहले क्या कहा कि चलो घर चलें, रिश्तों में है, परिवार में है ना। तो इसी मैसेज के साथ एक और कहानी जिसका जो हमारे ही कोई पुराने शहर में से है। इसका टाइटल है पुराना शहर। हमारा ही कोई पुराना शहर ले लीजिए। बड़े चौराहे, वीरों, शहीदों, महापुरुषों को समर्पित। सड़कें बस इतनी चौड़ी कि एक समय पे बस एक गाड़ी गुजर पाए। साइकिल जरूर चला करती है, डाकिया खत देता है, फेरी वाले फेरे लगाते हैं। तंग गलियां, साथ जुड़े हुए छोटे छोटे मकान जिनके सामने बिजली के खंभे गड़े हुए हैं। तारों का गुच्छा है, उलझी हुई बिजली की तारों और सुलझे हुए रिश्तों का शहर। ये हमारा ही कोई पुराना शहर है। दिन के 3 बजे हैं, दोपहर का सन्नाटा है। जो दिन के खाने के बाद शहर आराम करता है ना, वो सन्नाटा। फेरी वाले सब इस समय तक फेरी लगाकर जा चुके होते हैं। घरों में मम्मी पापा आराम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल से आकर अपना स्कूल का काम खत्म कर बस बैठे होते हैं कि जैसे ही शाम हो वैसे ही दौड़कर पहले बंटी, फिर रोहित, देवू, फिर रवि को खेलने के लिए बुला सकें। ये नाम कुछ और हो सकते हैं, गलियां, ये हमारा ही कोई पुराना शहर है। इसी शहर की किसी दोपहर के 3 बजे हैं। किसी गली में हर गली की तरह बस सन्नाटा है, पर आज एकाएक एक किवाड़ पहली बार खुलता है। लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा जिसपे धूल, मिट्टी, जाले सब लगे हुए हैं, करीबन 10 साल से। ऐसी हालत बस उन्हीं घरों की होती है जो समय और समाज के साथ चल नहीं पाते। और ऐसा होना सिर्फ किवाड़ तक सीमित नहीं है, लोगों की सोच के साथ भी ऐसा ही होता है। बहरहाल वो दरवाजा खुला और उस घने अंधेरे से 2 नन्हे कदम आज उजाले में आए, पर चेहरा हाथों से ढका हुआ था, मानो आंखों को रोशनी की आदत नहीं थी। धीरे धीरे ज्यों ही वो हाथ यूं नीचे आए, एक सोच की खाली स्लेट तैयार है, तमाम अनुभवों से खुद को पहली बार रंगने के लिए। वो गली में थोड़ी आगे बढ़ा कि वहीं बंटी, रोहित, देवू, रवि को वो दिखाई पड़ा। उन लोगों ने पहली बार गली में किसी और बच्चे को देखा था, और वो भी उस घर से निकला था जो घर हमेशा बंद रहता था। उस घर पे गई हुई गेंद भी आज तक कभी वापस नहीं आई है। और अब जो दृश्य घटित हुआ वो मानो प्रकृति की 2 खूबसूरत रचनाओं का मिलन हो।
मानो कभी ना मिल पाने वाला आसमां आज जमीन के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों आमने सामने खड़े थे। रवि झट से रोहित के कानों में फुसफुसाया, तू जानता है इसे? रोहित, नहीं, पर ये तो वो बंद पड़े उस घर से आया है ना। तभी चंचल बंटी सीधा उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, तू उस घर में क्या कर रहा था? तेरा नाम क्या है? पर उस लड़के ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां खड़ा उन सबको घूरता ही रहा। शाम ढलने लगी थी। गली के पिछले हिस्से से आरती की आवाज आने लगी। वहां मंदिर है, ठीक है। वो सब आरती की आवाज सुनते ही झटके से इकट्ठे हुए और मंदिर की तरफ भागने लगे। सब लगभग निकल ही गए थे कि बंटी ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और कहा, चल तू भी हमारे साथ मंदिर चल। पर तू उस घर में क्या कर रहा था? और तुझे पता है आज प्रसाद में लड्डू मिलता है। और वो उसके साथ उसका हाथ खींचता हुआ अपने साथ ले गया। बचपन में दोस्ती कितनी आसान होती है ना, कोई कायदे कानून नहीं होते, बस दोस्त बनाना होता है ना। वो सब मंदिर के बाहर पहुंचे तो बस तभी आरती खत्म हुई थी और उन्हें पंडित जी प्रसाद देते हुए दिखाई पड़े। एकाएक सब नन्हे हाथ एक कतार में एक साथ ऊपर हुए प्रसाद के लिए। पंडित जी ये देख के मुस्कुरा दिए और सब नन्हे हाथों में एक एक करके लड्डू रख दिए। वो सब खिलखिलाते हुए अपना अपना लड्डू उन छोटी नन्ही मुट्ठियों में बंद कर कर संभालते हुए मंदिर से बाहर आए और उन्हें बड़े चाव से खाने लगे। बंटी ने देखा तो वो लड़का जो उस घर से बाहर आया था वो लड्डू खा नहीं रहा था, वो उस लड्डू को घूर ही जा रहा था। पता नहीं, बंटी ने इशारा किया कि चल लड्डू खा। तो बंटी को घूरता हुआ वो बहुत धीरे से लड्डू खाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने आज से पहले कभी लड्डू खाया ही नहीं, या फिर शायद उसे प्रसाद में लड्डू नहीं मिला होगा। तो बंटी का चंचल मन अपने सवाल को रोक ही नहीं पाया। फिर से पूछ पड़ा, तूने कभी प्रसाद में लड्डू नहीं खाया क्या? हैं? पंडित जी तुझे प्रसाद में लड्डू नहीं देते? पर वो लड़का अब भी बस उन सबको घूरे ही जा रहा था। इतने में अंधेरा थोड़ा घनेरा होने लगा तो रोहित बोल पड़ा कि चलो अपने अपने घर चलते हैं, वरना आज फिर घर पर डांट पड़ी। और वो सब तेज कदमों के साथ फिर गली की तरफ आ गए। गली में आते ही सब अपने घरों की तरफ होने लगे। जैसे ही वो बंद रहने वाला घर आया तब तक बस बंटी और वो लड़का रह गया था। बंटी बोल पड़ा, अच्छा चल अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? शाम को अपने स्कूल का होमवर्क खत्म करके जल्दी जल्दी आ जाना। हम सब लोग 5 बजे मिलते हैं। अब से तू भी रोज हमारे साथ खेलना, ठीक है? अच्छा चल बाय। और इतना कहते ही बंटी भी दौड़कर अपने घर की तरफ भाग गया। और वो नन्हे कदम जो आज पहली बार किसी और के साथ चले थे, उन कदमों की चाल फिर से सहम गई और वो डरते हुए कदम उस घर में दाखिल हो गए। और रात के साथ उस बंद होते किवाड़ में फिर से अंधेरा हो गया। अगली शाम बंटी, रोहित, रवि, देबू सब फिर इकट्ठे हुए। पर आज उस घर के सामने खड़े थे, पर उस घर के सामने कोई किवाड़ ना खुला। शायद उस किवाड़ में अब फिर सालों धूल रहेगी।